Hello everyone, welcome back another video. तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रीएनालिसिस और बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 4 आई थिंक होगा, ये लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एब्सोल्युटली और कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बताया था, उनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए थे सर लेक्चर नंबर 2 में। फिर हम लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको अनसॉल्व में कुछ बताया था कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब वो देखो, उसमें हमने रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज़ पढ़ा था। उसमें मैंने एब्सोल्युटली सीरीज़ के लिए बताया था कि अगर मान लो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ है, अगर उसमें आप रीअरेंजमेंट करते हो सीरीज़ में, ठीक, तो जब रीअरेंजमेंट करने के बाद, रीअरेंजमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि सीरीज़ को मान लो कि जो भी टर्म दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करना, यानी इधर से उधर करना, ये है बस। ठीक, तो उसके बाद जो सीरीज बनती है उसका जो वो भी क्या कन्वर्जेंट होगी, ये उसने हमसे कहा था। और उसका जो समय है वो चेंज नहीं होता, ये भी वहाँ पर ठीक है मेंशन था। तो उसके बाद मैंने फिर आपसे बोला था कि हम कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज के लिए भी यही सेम थ्योरम पढ़ने वाले हैं। यानी अगर मान लो ये कंडीशन उसने एब्सोल्युटली के लिए दे दी, मान लो ऐसा हो सकता है वो कंडीशनल के लिए पूछ ले, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले करेंगे, ये मैंने आपको बोला था। तो हम देखो उसको थोड़ा सा रखेंगे साइड में। उसके बाद उससे पहले एक थ्योरम में आपको इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप हेडिंग कर सकते हो यूनिट सेकंड में, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम इसको, ठीक है। 2 से 2.5 नंबर की ये अकेली थ्योरम रहती है, ठीक है। यानी 5 का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से मान लो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा और उसी में ये थ्योरम दे देता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है मान लो 5 नंबर की थ्योरम बन जाए, ये इम्पोर्टेंट है। अब उसको देखो, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज से रिलेटेड है तो इसलिए मैं इस थ्योरम को पहले करवा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है हम उनको कर लें, क्योंकि इसका जो होगा ना प्रूफ का प्रोसीजर होगा वो सेम, थोड़ा सा वही स्टेप यूज होने वाले हैं जो हमने लास्ट थ्योरम में किए थे। तो आप उस थ्योरम, और जिन्होंने जो मान लो इसको वीडियो को देख रहा है वो उस लास्ट वीडियो को देख के ज़रूर आप देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये है, तो इसलिए हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिस्कस कर सकते हैं वीडियो में, पर देखते हैं कितना वीडियो ये जाता है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अनसॉल्व में आपको दिखाता हूँ। तो अब इसमें भी मैं आपको अनसॉल्व दिखाता हूँ, जिससे एक आइडिया बन जाता है बेसिकली क्या रहता है क्वेश्चन, क्या नहीं रहता है। तो देखो, इसमें ये क्वेश्चन है आपका सेकंड का ए। तो देखो, डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज डिफाइन करना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ ये तो। फिर देखो क्वेश्चन ने दिया कि प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, जो हम करने वाले हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, प्रूव करना। और फिर देखो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए एक सीरीज दी है इसने, तो ये तो आप लेबनीज टेस्ट से चेक कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन तो आपको आज होमवर्क अगर आपने नहीं लगाया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये थ्योरम, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ये थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे, एज यही थ्योरम होगी, ठीक। तो सबसे पहले देखो, इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट ये ए एन बी ए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो उसने कह दिया कि हमको जो ए एन सीरीज है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो अब देखो एल रियल नंबर में से है, ये कहना चाह रहा है प्रूव दैट देयर इज ए रीअरेंजमेंट, ये दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि जो ए एन सीरीज है, ए एन सीरीज का जो रीअरेंजमेंट है उसने हमको दे दिया है कि मान लो आपको अपनी तरफ से, जैसे हमने जो लास्ट में प्रूव किया था ना लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए जो था, उसमें मैंने आपको ए एन डैश मान लिया था। तो उसने ए एन डैश की जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन एक खुद से ही दे दिया कि बी एन, हमारी रीअरेंजमेंट जो सीरीज है ना वो बी एन दे दी है, क्योंकि क्वेश्चन को दिखा रहा है। देखो प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है कि देयर इज ए रीअरेंजमेंट बी एन ऑफ एन, यानी जो बी एन है वो ए एन का रीअरेंजमेंट है, सच दैट बी एन इजकल, ये जो बी एन है ये एल पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ये जो बी एन की वैल्यू है एल है। तो ये प्रूफ जो हम नेक्स्ट जो मैं बता रहा था वही ये प्रूफ थोड़ा उसी से रिलेटेड प्रूफ है, ठीक है। तो ये प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल पा रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो एनालिसिस थोड़ा सा पेपर में इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर उधर की चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो देखो प्रूव दैट वाई रीजनल कंडीशनल कन्वर्जेंसी इट कैन बी कन्वर्ट टू एनी नंबर अल्फा, यही थ्योरम है देख लो कंडीशनल कन्वर्जेंट के लिए। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और आज वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर ली दोनों। तो ये तो हम कर ही चुके 18 का, एक बार 19 का और चेक कर लेते हैं 19 में क्या क्या पूछा गया है। ठीक, तो देखो ये स्टेट एंड प्रूफ डेटेड ये तो आगे आएंगे ही। तो इसमें ये पूछा गया डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज एंड प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। देख लो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज कन्वर्जेंट, ये प्रूफ उसने फिर पूछा है। और इज द कन्वर्स ट्रू, तो ये भी पढ़ेंगे कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से दिया हुआ है। ठीक, और ये 22-23 का पेपर है। 22-23 के पेपर में देखो एक बार एब्सोल्युटली और कंडीशनल कन्वर्जेंस को डिफाइन करने के लिए सूट देयर द सीरीज दे दी है कन्वर्ट टू ऑल वैल्यू ऑफ, ये आपको दिखाना है कि ये किसी ऑल वैल्यू के लिए कन्वर्ट करती है। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्ट चाहिए तो आपको यूएन और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाओगे। तो ये जो देखो ये जो थ्योरम आपको दिख रही होगी, ये थ्योरम 16 में पूछी गई थी, वही सेम एज इट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी प्रूफ की तरफ। आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। तो ये मैं इस थ्योरम का इंपॉर्टेंट दिखा रहा था। 16 से लेकर के 22-23 तक देख लो, 2 बार थ्योरम पूछी जा चुकी है। तो 2 बार पूछी गई तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, और बहुत ये इतना भी टफ नहीं है थ्योरम। ठीक है, बहुत जैसे जो हमने लास्ट में थ्योरम डिस्कस की थी सेम उसी टाइप से ये थ्योरम रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पहले समझो कि क्वेश्चन करवाना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, उसने हमसे स्टेटमेंट तो दे दिया कि एवरी एब्सोल्युटली, क्या दे दिया है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू। तो देखो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब कहने का देखो क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, ये हमसे कहना चाह रहा है। मतलब अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज रहती है वो किस पर डिपेंड करती है। अब कैसे कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में डिफरेंट रखोगे कि किससे आप देख करके बताते हो कि ये आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो आप मुझसे कहोगे कि जो इसका जो समीशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन है, इसको देख करके हम कहते हैं, जब हम मॉडल लेते हैं सीरीज का, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो ये आपकी कंडीशनली हो जाएगी, अगर कन्वर्जेंट हुआ तो ये आपकी ये हो जाएगी एब्सोल्युटली हो जाएगी। ठीक है, यही रहता है सिनेरियो। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, यानी क्वेश्चन ने हमको दे दिया है कि जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दे दिया है मतलब क्वेश्चन हमसे बोल चुका है कि जो समीशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन है ये कन्वर्जेंट है। अब आपको मैंने इसको कन्वर्जेंट क्यों कह दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो तभी होगी ना जब ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि समीशन ऑफ यूएन ये तो दोनों के लिए कन्वर्जेंट होता है, कंडीशनली हो या एब्सोल्यूट हो, दोनों के लिए कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। पर लेकिन ये डिफरेंस कौन सी चीज़ बनाती है दोनों में कि ये डाइवर्जेंट होगा तो कंडीशनली, अगर कन्वर्जेंट होगा तो एब्सोल्युटली। मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो समीशन ऑफ यूएन ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कहना चाह रहा है कि जो एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब जो आपके पास गिवन सीरीज है ना, ये जो समीशन ऑफ यूएन है, ये कहना चाह रहा है क्या ये भी कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, मान लो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, उसने कह दिया कि सीरीज आपके पास एक सीरीज दे दी, अब उसने कहा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है आपके पास। अब आपसे कहा क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है, क्या ये सीरीज फिर कन्वर्जेंट भी होगी, ये वो हम आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि समीशन ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट है ये। ठीक है, वैसे तो भाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए कन्वर्जेंट होना जरूरी है, ये भी आपको पता है, पर लेकिन ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, ये कन्वर्ट्स का पार्ट आएगा तब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो प्रूव ठीक, अब देखो ध्यान से, एक मिनट थोड़ा, तो देखो क्या दिया है, पहले गिवन लिख लो। ठीक है, गिवन क्या किया हमको, देखो लेट जो समीशन ऑफ यूएन बी एन एब्सोल्युटली
कन्वर्जेंट सीरीज। समझे ना, UN क्या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, तो उस क्वेश्चन ने हमको दे दिया है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा इस UN को। ठीक, ये यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और इम्प्लाइज दैट क्या है हमको कि समीशन ऑफ मॉड ऑफ UN, ये मैं बोल सकता हूँ इज कन्वर्जेंट। अब आपको ये क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन कहती है बाई डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन ही बोलती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज की। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर समीशन ऑफ UN को कन्वर्जेंट मत लिख देना, ये तो हमको प्रूव ही करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, कहीं उसको भी लिख दो आप। ठीक है, तो वो तो हमको प्रूव करना पड़ेगा वहाँ से। अब देखो वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ठीक है, वही सेम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आप UN मान के चल सकते हो, मैंने वहाँ पर AN मान के चला था, तो मैं इसको AN ही लेके चलता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सेम थोड़ा सा रहे, AN लेके चलते हैं, क्यों डिफरेंस बनाना। ठीक है, तो देखो वी हैव, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पर, ध्यान से देखना, ये चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की थी कि AN प्लस मॉड ऑफ AN ये जो होगा 2AN के बराबर होगा। ये कब होगा, इफ़ AN इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि AN प्लस मोड ऑफ AN जो होगा वो 2AN होगा। अब कैसे होगा ये मैं एक और बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा थोड़ा सा आप। ठीक है, धैर्य यहाँ पर धैर्य रखो। AN इजकल टू 0 इफ़ AN लेस देन 0 हो। तो देखो जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता होगा ये कैसे होगा। देखो सिंपल सा का एग्जांपल लेके मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिनको मान लो पिछली लास्ट वीडियो में भी क्लियर नहीं हुआ तो फटाफट एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई सीरीज ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई सीरीज ले ली, यहाँ से यहाँ 16 + 8 - 4 - 2 + 1 + 1/2। मान लो इस टाइप से कोई सीरीज चलती जा रही है। देखो 2 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म नेगेटिव है, अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये नहीं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, 2-3 टर्म पॉजिटिव हो, 3 नेगेटिव हो, अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये है। अब यहाँ से देखो ये प्रूव करने वाले हैं हम। यहाँ से देखो अगर मैं A1 प्लस मॉड ऑफ A1 टर्म को ऐड करूँ, अब देखो ये जो है UN क्यों ले रहा हूँ मैं, AN मान लेता हूँ ना, AN कोई सीरीज है मेरे पास। ठीक है, और यहीं से मैं देखो समीशन ऑफ मॉड ऑफ AN भी लिखना चाहूँ, अगर मालूम मैं ये भी सीरीज में लिखना चाहूँ, तो अब मुझे बताओ ये क्या सीरीज होगी, 16। भाई इसका तो मॉड निकालोगे तो 16 आएगा, 8 का मॉड 8 -4 का प्लस का 4 हो जाएगा, -2 को प्लस का 2 हो जाएगा, +1 + 1/2, यही आएगी ना सीरीज ये वाली। अब देखो आपके पास दोनों सीरीज हैं, दोनों को ऐड करो। इसका पहला टर्म A1 ये है, इसका पहला टर्म A1 ये है, तो A1 16, इसका भी 16, कितना हो गया 2 × 16, यही होगा ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 16 जो है वो इसका पहला ही टर्म है A1, ये A2 होगा, ये A3 होगा, यही तो है टर्म। तो 2 × 16 किसकी वैल्यू A1, तो 2 × A1 लिख सकते हैं इसको। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो A1 प्लस मॉड A1 किसके बराबर हो गया, 2A1 के। अब देखो इसी को, अब 16 जो है वो आपके मॉड A1 की भी वैल्यू है, मतलब और 2 मॉड ऑफ A1 भी हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, समझे। तो अब देखो, अब ले लेते हैं, ये हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, हाँ। अब दूसरा टर्म एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो A2 प्लस मॉड ऑफ A2 ले लूँ, तो देखो A2 कितना है 8, इसका सेकंड टर्म 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 0, सॉरी 16, मैं 0 कर रहा हूँ, कितना हो गया 16, या फिर इसको लिख दो 2 × 8 लिखो, तब से क्लियर हो जाएगा 2 × 8, तो 2 × अब देखो A1 8 किसकी वैल्यू है इसमें, देखो A2 की, और 2 × ये और मॉड ऑफ A2 की भी वैल्यू तो यही है ना, तो 2 ऑफ मॉड ऑफ A2 भी बोल सकते हैं हम। अब मॉड कब बोल सकते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा कि मॉड कब के लिए ही रहेगा मॉड। ठीक है, हर केस की, एवरी केस के लिए नहीं बोल सकते हम कि ये वैल्यू मॉड ऑफ A2 के बराबर होगा। तो देखो अब एग्जांपल लेते हैं ये वाला थर्ड टर्म का, तो A3 प्लस मॉड ऑफ A3, और यहाँ से देखो A3 कितना -4, ये मॉड ऑफ A3 कितना है प्लस का 4, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जब देखो दोनों टर्म पॉजिटिव थे तो वो 2 ऑफ A1 मान लो 2 ऑफ A2, यानी सिंपली अगर जनरल बोलूँगा तो 2 ऑफ AN के बराबर था। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है, AN जब ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा मतलब A1 2 3 4 5 6 7 कोई भी टर्म ले लो। ठीक, क्योंकि आपको दिख रहा है AN ग्रेटर देन 0 है। अब देखो वही केस AN लेस देन 0 हो, ठीक है, या लेस देन या फिर
इक्वल टू भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया, मान लो ज़ीरो है अगर मान लो किसी टर्म की वैल्यू, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा उसका सम, ठीक है। अगर वो नेगेटिव हुआ, जो आपको दिख रहा है ना, देखो -4 नेगेटिव था टर्म, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड किया, ज़ीरो हो गया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर टर्म पॉजिटिव है तो वो 2an के बराबर आएगा, मतलब जो टर्म आप ले रहे हो उसका दो गुने के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लो टर्म नेगेटिव है, an लेस देन 0 हो, तो an प्लस इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल से एकदम क्लियर होगा आपको, आई होप। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर दे दिया कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दैट इज हम ये भी लिख सकते हैं कि an प्लस मॉड ऑफ an, इन दोनों को ये भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मतलब 2an 0 वैन ये आपका an ग्रेटर देन 0 हो, जब an लेस देन इक्वल टू 0, दोनों को मिला के हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्योंकि ग्रेटर देन होगा तो ये ऐड होके ये बन जाएगा। अब देखो, क्या इसको मैं an को an ही लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ an नहीं लिख सकता? अब आप कहोगे क्यों लिख सकते हैं हम ये, क्योंकि देखो 2 ऑफ an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ऑफ मॉड ऑफ an भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि an जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर an नेगेटिव होता तो दिक्कत आएगी ना भाई। 2 ऑफ an, अगर an नेगेटिव हो तो मान लो ये इसकी जो सम बनेगा वो 0 बन जाएगा, पर लेकिन अगर an 0 से ग्रेटर देन ही है, मान लो an ग्रेटर देन से 0 है, तो उसका जो सम है 2 ऑफ मॉड ऑफ an के बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 2 ऑफ मॉड ऑफ a1 आया था, इसका सम 2 ऑफ a2 आएगा, 2 ऑफ a3 आएगा। तो जब मान लो ये आपका ये, क्योंकि अब ले रहे हम पॉजिटिव के लिए हैं, तो an जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी an पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगी। तो ये जो वैल्यू है 2 ऑफ मॉड ऑफ an वो जो होगा वो 2 ऑफ an के बराबर ही होगा, यानी दोनों ये बराबर ही होंगे पॉजिटिव के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो हम 2 ऑफ an को ये लिख सकते हैं, ठीक। ये क्यों लिख रहे हैं पता चलेगा आपको, उस थ्योरम में भी क्लियर हुआ था ये। तो ये देखो ये रफ कार्य है, इसको इसमें मत लिखना थ्योरम में, इसके बाद यहाँ लिखना ही है, ठीक है। ये भी नहीं है पार्ट थ्योरम का, ध्यान रखना आप, ठीक है, कहीं उसी में लिख दें आप सारी चीज़ें। अब देखो ध्यान से, implies that every term of the series, ठीक है, समीशन ऑफ un प्लस मॉड ऑफ un जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने क्यों लिखा है, देखो मैंने कोई सीरीज नहीं कंसीडर कर ली कि एवरी टर्म ऑफ द सीरीज, मान लो हमने कोई नई सीरीज मान ली, दोनों सीरीज को लेकर के, सॉरी मैं an बार बार लिख देता हूँ, ये an ही है, यानी मैंने an प्लस मॉड ऑफ an, इसको मैंने एक नई सीरीज़ का नाम दे दिया, ठीक है। ये क्योंकि an भी एक सीरीज़ है, मॉड ऑफ an भी एक सीरीज़ है, पर लेकिन मैंने दोनों को ऐड करके एक नई सीरीज़ बना ली, ठीक है। तो अब देखो इस सीरीज़ का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बोल पा रहा हूँ कि अगर मान लो दो ही केस बन सकते हैं कि an लेस देन इक्वल टू 0 होगा, उस केस में सम क्या आएगा इस सीरीज़ का, 0 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में सम आएगा 2 ऑफ मॉड ऑफ an आएगा, मतलब 0 से बड़ा ही सम होगा इसका। तो ये मैंने कह दिया या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा तो वैसे 2an आएगा मॉड ऑफ an पर, लेकिन हमें उससे नहीं, हमने ये दिखा दिया कि 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ये। और अब जो ये वाला स्टेप अब यहाँ पे लिख देते हैं, आल्सो जो आपका un प्लस मॉड ऑफ un जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 मॉड ऑफ un फॉर ऑल n, एवरी नेचुरल नंबर के लिए। ये हम बोल सकते हैं जो, अरे यार un में बार बार लिख देता हूँ, an प्लस मॉड ऑफ en जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 मॉड ऑफ en। देखो 0 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, अब हम ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि जो सम आया है 0 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम इतना जा सकता है, तो मतलब इससे बड़ा सम उसका होगा ही नहीं, तो ये हमने इसलिए लिख दिया, या तो ये हो सकता है या इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा सम 2 मॉड ऑफ n से। ये तो ये तो सामने आपकी सारी चीज़ें हैं, और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी भी नहीं इतना, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ तक आपको आई हो क्लियर हो। अब एक चीज़ यहाँ से हम समझते हैं ध्यान से, सिंस मॉड ऑफ an, एक मिनट इसको जो है ना, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है,
तो एक चीज़ यहाँ से देखो, मोड ऑफ ये वाली जो सीरीज है ना, मोड ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ लिखते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से बोल सकता हूँ मोड ऑफ एन जो है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट क्वेश्चन ने हमको खुद दिया था। ठीक है, तो ये जो है समीशन लगा दो, समीशन ऑफ मोड ऑफ एन कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब ध्यान से देखना, यहाँ समझना, देखो ये सीरीज, एक मिनट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर मान लो ये वाली जो सीरीज है, अब देखो यहाँ पर हमने समीशन नहीं लिया है, समीशन ले लो, बात एक ही रहेगी। कहीं कन्फ्यूजन रहता हो किसी को कि समीशन यहाँ समीशन लिखा है, यहाँ समीशन नहीं लिखा है, भाई आप यहाँ समीशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो लिख देता हूँ। समीशन मतलब ओवरऑल सीरीज की वो बात कर रहा है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सीरीज हमको दिया है ये कन्वर्जेंट दी है। ठीक है, ये हमको दिया है कि समीशन ऑफ मोड ऑफ एन जो कन्वर्जेंट है। अब देखो समीशन ऑफ एन कन्वर्जेंट है, इसका अगर 2 गुना करोगे तब भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज भी, जो मान लो नेचर सीरीज का है, अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सीरीज का नेचर नहीं चेंज होगा, ये हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब देखो, क्या ये इस सीरीज को, जो मैं नई सीरीज मैंने कंसीडर किया है, क्या मैं इसको भी कन्वर्जेंट बोल सकता हूँ? मेरा आंसर होगा यस, मैं इसको बोल सकता हूँ। अब आपको देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट नहीं पढ़ा ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि अगर मान लो यू एक सीरीज है UN, ठीक है, अगर ये लेस देन है UN+1 से, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि UN+1 अगर कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि समीशन ऑफ मोड ऑफ एन कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट हो गई। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे जो छोटी है सीरीज, मतलब इसका जो सम आएगा वो इससे छोटा ही होगा। तो मतलब ये अगर छोटी सीरीज है तो हम कंपेरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है भाई, कंपेरिजन से। तो यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, बट समीशन ऑफ 2 मोड ऑफ UN ऐसे लिख दो, या 2 को बाहर लिख देना, एक ही बात है, इज कन्वर्जेंट सो बाई कंपेरिजन टेस्ट लिख देना यहाँ पर, बाई यहाँ साइड में। ठीक है, ब्रैकेट में बाई कंपेरिजन टेस्ट पूरा लिख देना आप। ठीक है, कंपेरिजन टेस्ट, ठीक, बाई कंपेरिजन टेस्ट से हम ये बोल पा रहे हैं कि समीशन मोड ऑफ 2 and n ये कन्वर्जेंट होगी। सॉरी, इसको नहीं बोल पा रहे हैं, ये तो हम इक्वेशन 1 से बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखना अभी। ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना देयरफॉर, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट है ही किससे, क्योंकि आपका EN कन्वर्जेंट दिया है, EN कन्वर्जेंट दिया है तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये कन्वर्जेंट है तो समीशन ऑफ 2 मोड ऑफ EN ये भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और ये कन्वर्जेंट होने के लिए हमने कंपेरिजन टेस्ट लगा दिया। तो देयरफॉर बाई कंपेरिजन टेस्ट समीशन ऑफ UN प्लस मोड ऑफ UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, कन्वर्जेंट से ये प्रूव हो गया यहाँ से। ठीक, अब देखो नेक्स्ट नाउ, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। अब देखो मैं ये सीरीज है और ये सीरीज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो नाउ समीशन ऑफ, ध्यान समझना, ठीक है, ये UN में बार बार लिख देता हूँ ना, ये कंफ्यूज कर देता होगा आपको। तो यहाँ से देखो ये सीरीज हो गई आपकी EN प्लस मोड ऑफ EN, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं समीशन ऑफ मोड ऑफ EN सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट दी है ना हमको, ये रहा। ठीक है, तो इस सीरीज में से जो ये सीरीज कन्वर्जेंट हमने प्रूव की है, तो मैं इस सीरीज को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, समीशन ऑफ EN प्लस मोड ऑफ EN माइनस, दिख नहीं रहा है कि आपको, हाँ अब देखो यहाँ से मोड ऑफ EN, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, समीशन ऑफ EN। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हमको यही प्रूव करना था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है? हमको यही प्रूव करना था ना।
अब देखो ये हमने क्यों बोल पा रहे हैं कि समीशन ऑफ एन कन्वर्जेंट होगा, इसलिए बोल पा रहे हैं हम। देखो ऐसे कार्ड तो आपको ऐसे दिखाना नहीं है, ठीक है, ऐसे ये स्टेप लिखना मत, ये ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि जब देखो ये कन्वर्जेंट है सीरीज ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन और समीशन ऑफ मोड ऑफ ए एन भी कन्वर्जेंट है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा ना, ये सीरीज का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो नाउ ये लिखना है इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि जब आप ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन में से ये मोड ऑफ ए एन ये भी माइनस करोगे, ठीक है, तो ब्रैकेट अगर मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया तो इस समीशन को भी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लिया, ये समझ लो, ठीक। तो ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस ये जो सीरीज है इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी कन्वर्जेंट क्यों होगी, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट, तो जब दोनों में से डिफरेंस लेंगे वो भी कन्वर्जेंट ही होगा सीरीज, ठीक है। तो ये क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ, दोबारा आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना है ना हो, ये इस टाइप से लिखना ए एन प्लस दोनों स्टेप लिखना एक माइनस समीशन ऑफ मोड ऑफ ए एन, ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से लिखना समीशन ऑफ ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस मोड ऑफ ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है, इज आल्सो कन्वर्जेंट, ही तो लिख लोगे यहाँ से ये, फिर यहाँ से लिख देना हेंस समीशन ऑफ मोड मोड नहीं, समीशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, प्रूव, ठीक है, क्योंकि इसमें से कैंसिल होगा तो समीशन ऑफ ए एन आएगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि जो ओवरऑल पूरी सीरीज क्या है ये भी तो कन्वर्जेंट है ना, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं समीशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो अब नेक्स्ट इसका जो हम क्वेश्चन है ना, सिंपली जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, ध्यान से ये दो कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि कन्वर्स इसका ट्रू होता है या नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या जवाब रहेगा। ये कौन सा पेज था ना, एक मिनट, ये रहा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, तो इसमें कन्वर्स अब जानना है। देखो कन्वर्स का मतलब क्या है, कन्वर्स का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्या, अब जो प्रूफ किया ना उसका उल्टा करो। अब हमने क्या किया था, हमने प्रूव किया था कि अगर समीशन ऑफ मोड ऑफ ए एन अगर ये कन्वर्जेंट है, क्या समीशन ऑफ ए एन आल्सो कन्वर्जेंट, यही तो हमने प्रूव किया है ना। ये अब उल्टा करो। उल्टा कहने का मतलब अगर ए एन कन्वर्जेंट हो, अगर ये कन्वर्जेंट हो, तब क्या ये भी पॉसिबल है कि ये भी कन्वर्जेंट होगा समीशन ऑफ मोड ऑफ ए एन। क्या इसका कन्वर्जेंट होना कंपलसरी है, क्या ये कंपलसरी ही रहेगा, क्योंकि आपने जो प्रूव किया है वो कंपलसरी है। जो बात है आपने प्रूव किया ना अभी कि मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, प्रूफ है बात ये, ठीक है, क्यों एब्सोल्यूट के लिए। पर लेकिन क्या ए एन कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हो मान लो, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा, तो आप कहोगे आपका आंसर होगा नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि ये प्रूव ये एकदम सच, ये वालो एकदम ट्रू नहीं है ये बात कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो ये होगा ही होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि मैंने एग्जांपल नंबर 1 जो दिया था ना वो इसी के ऊपर था। हमने प्रूव किया था कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। एक बार ये एग्जाम्पल अब ध्यान से एक बार एनालिसिस करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमने जब इस सीरीज को बाई लेबनीज भाई साहब की जो थ्योरम है उनके द्वारा जब किया था, ये बाई लेबनीज थ्योरम यानी टेस्ट से लिख देता हूँ, बाई लेबनीज टेस्ट, हमने जब ये इसको किया था लेबनीज टेस्ट से, तो ये जो सीरीज, ठीक है, ये सीरीज क्या आई थी, कन्वर्जेंट आई थी, अगर आपको याद हो तो। क्यों आई थी आप देख लो सिंपली, इसका जो एन ऑफ टर्म क्या आएगा, 1/n आएगा ना। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं करवा चुका हूँ ये। 1/n आएगा, तो पहले क्या देखते हैं पहले स्टेप में कि टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 1 छोटा होगा 1/2 से, 1/2 से छोटा होगा 1/3, तो ये डिक्रीजिंग टर्म में है। पहला स्टेप वेरीफाई। सेकंड में लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un, ये 0 आना चाहिए, जी हम प्रूफ वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से बेल रख लो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un क्या है 1/n, रखो 1/∞ 0 होता है, ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब सीरीज ये कन्वर्जेंट है। अब इसका मोड निकालो, क्योंकि अब समीशन ऑफ मोड भी तो कन्वर्जेंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ से दिखाता हूँ, समीशन ऑफ मोड ऑफ एन निकालो, इसका क्या आएगा, सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ये हो जाएगी सीरीज, इस टाइप से चलती जाएगी। अब इस सीरीज का एन टर्म क्या है 1/n है, आपको पता है इसका जो यही तो है एन टर्म, ठीक है। अब आप इसको चेक करो,
रेशियो टेस्ट लगा सकते हो, पर रेशियो टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपली इसकी एन की पावर कितनी है 1। तो आपको पता है कि पी इज लेस देन इक्वल टू 1 हो तो उस केस में डाइवर्जेंट होता है पी टेस्ट से, ठीक है, ये चीज़ मैं बोल पा रहा हूँ। अगर पी 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होता है। पी क्या चीज़ है, 1/n की पावर पी, ये होता है मान लो UN। एन की पावर जो होता है ना वो OP होता है। तो P अगर ये पावर 1 से छोटी है या 1 के बराबर तो डाइवर्जेंट, अगर ये 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट। यहाँ 1 है देखो, तो P की वैल्यू 1 है हियर, तो मतलब हम बोल पाएंगे कि जो जो ये सीरीज है समीशन ऑफ मॉड ऑफ एन, ये क्या डाइवर्जेंट है यहाँ पर। अब देखो एक चीज़, ये जो सीरीज थी AN कन्वर्जेंट थी, पर लेकिन इसका जो मॉड है वो डाइवर्जेंट है। अब इसका कन्वर्स यही चीज़ पूछी उसने कि अगर AN कन्वर्जेंट है तो ये 100% हर केस के लिए पॉसिबल है कि मॉड ऑफ AN भी कन्वर्जेंट होगा। तो आप कहोगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़ कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये 100% कन्वर्जेंट होगी। आपके सामने एग्जांपल है, डाइवर्जेंट है, देख लो। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो अब मैं बोल सकता हूँ ये कि अगर सीरीज कंडीशनली है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए जो भी एग्जांपल होंगे वो इसके नीड नॉट भी ट्रू के लिए एग्जांपल होगा, क्योंकि कंडीशनल के लिए आपको पता है कि समीशन ऑफ मॉड ऑफ UN जो है वो डाइवर्जेंट होना चाहिए, अब अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो अगर मुझको इसको प्रूव यहाँ से कहता है ना कि सपोर्ट योर आंसर, तो आप इसके आंसर को सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस कंडीशनली कन्वर्जेंट वाला एग्जांपल इसको दे देना है। कंडीशनल कन्वर्जेंट एग्जांपल देने का मतलब जिसमें आपका AN तो कन्वर्जेंट होगा आपका सीरीज, और जो समीशन ऑफ मॉड ऑफ AN जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो बस जब भी आपको इसका कन्वर्स पूछता है ना हर थ्योरम का, तो हमको वहाँ पर एक एग्जांपल देना होता है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, या आपको जो और कोई एग्जांपल आपके सामने हो आप वो दे सकते हो। सिंपल, आपको समझ में आ गया कि कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू, इस थ्योरम के लिए कन्वर्ट्स नहीं ट्रू है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल मैं दे चुका हूँ कि ये डाइवर्जेंट का मैंने एग्जांपल भी दे के दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ, जिसका इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखा चुका हूँ अनफॉर्म में। ठीक, थैंक यू।